एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपका सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। ओके, आपका आज हिंदी पेडागोजी का डिस्कशन यहाँ पर होगा, क्योंकि जो हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं वो तो हमसे आसानी से हो जाते हैं, मगर पेडागोजी के जो प्रश्न होते हैं उनमें हमें लगता है कि ये प्रश्न का ये उत्तर सही होगा मगर वो गलत हो जाता है। आज इस वीडियो में हम लोग 70+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सभी के सभी पेडागोजी से रिलेटेड हैं। ओके, विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड सीटेट एंड एस्टेट जो शिक्षक भर्ती है उसके अवेलेबल वीडियोस आप ज़रूर देख लें। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, भाषा अर्जन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं आपके, भाषा अर्जन के लिए भाषा समृद्ध परिवेश आवश्यक है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, भाषा अर्जन में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। भाषा अर्जन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाषा के नियम सीखे जाते हैं। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा जो है, कोई भी न्यू जो लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं तो उसके लिए किसी रूल्स की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, समृद्ध परिवेश आवश्यक होता है। ओके, एंड आपका ये जो थर्ड ऑप्शन है, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, भाषा अर्जन में सामाजिक अंतःक्रिया वो तो महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल गलत है। राइट, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बालक अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना नज़रिया लेकर स्कूल आते हैं, अतः भाषा अधिगम प्रक्रिया कैसी है? ओके, पठन से आरंभ करनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण सामग्री से आरंभ करनी चाहिए, लेखन से आरंभ करनी चाहिए, या फिर बोलने से आरंभ करनी चाहिए। ओके, बताना है कि प्राथमिक स्तर पर अपने जो बालक होते हैं वो भाषा की प्रक्रिया कैसे शुरू करते हैं, कैसे शुरू करनी चाहिए। जो भी हमारे प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं वो जो भी अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं वे बहुत ही समृद्ध होते हैं, इसलिए हमें उनकी इस भाषाई पूंजी का इस्तेमाल भाषा सीखने सिखाने के लिए किया जाता है। ओके, एंड इसलिए ये उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उद्देश्यपूर्ण सामग्री से आरंभ करना चाहिए। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय भाषा को सीखने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? समृद्ध वातावरण, बोधगम्य सामग्री, संप्रेषणीय माहौल, उपरोक्त सभी। क्या होगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। जब किसी व्यक्ति द्वारा पहली भाषा के अलावा जो भी प्रयोग की जाती है वो उसकी द्वितीय भाषा उसकी कहा जाता है। ओके,
राइट। सो यहाँ पे आपके ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये सभी ही तत्व अनिवार्य हैं, राइट, किसी भी भाषा को सीखने के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा की लिखित आकलन, भाषा की उपलब्ध परिवेश, या आपका भाषा की जटिल संरचनाएं। सो क्या होगा करेक्ट आंसर? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा का उपलब्ध परिवेश। ओके, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश घर, पड़ोस, गली, दोस्त व रिश्तेदारों के बीच बोली जाती है। ओके, यहाँ पर जाती है होगा। डैश विशेष तौर पर राज्यों में बोली जाती है, राइट। अगला है तथा डैश किसी राज्य विशेष में सरकारी दर्जा प्राप्त है। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और प्रांतीय भाषा में इनमें से कौन सा किस डैश यानी फिल इन द ब्लैंक्स में फिट होगा, आपको ये बताना है। ओके, सो जब मनुष्य जन्म लेते ही पहली जो भाषा सीखता है मानव, वो उसकी मातृभाषा होती है। ओके, सो वो आपका घर, पड़ोस, गली, दोस्त और रिश्तेदारों के बीच बोली जाती है, राइट। नेक्स्ट आपका विशेष तौर पर राज्यों में बोली जाती है, तो वो आपका क्षेत्र संबंधी भाषा हो जाएगी। अगला है किसी राज्य विशेष में सरकारी दर्जा प्राप्त, तो वो आपकी प्रांतीय भाषा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है लेखन शिक्षण से, श्रवण शिक्षण से, वाचन शिक्षण से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आपका शब्दों का उच्चारण है शुद्ध अशुद्ध, तो शुद्ध उच्चारण का विकास कैसे किया जाता है? लेखन, श्रवण या वाचन? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाचन का अर्थ होता है जोर जोर से पढ़ना, ओके, जिसका आनंद हम खुद के साथ साथ जो हमें सुन रहे होते हैं वो भी लेते हैं। ओके, बालकों में जो भी अक्षर का गलत उच्चारण है, शब्दों का गलत उच्चारण है, वो सब शुद्ध करने का ये एक बहुत ही अच्छा विकासपूर्ण तरीका है। जैसे कि स्कूल में जब भी टीचर जो है वो स्टूडेंट को खड़ा करती है और कहती है कि ये स्टोरी का ये पर्टिकुलर पैसेज आप पढ़िए, या हिंदी में ये कहानी का ये पैराग्राफ जो भी है वो पढ़िए, जिससे कि बच्चे खुद भी इंजॉय करें और जो सुन रहे हैं वो भी इंजॉय करें, और साथ में बच्चे जो अपनी कमी करते हैं, जो बड़े बड़े शब्द उन्हें बोलने नहीं आते हैं, वो भी बोलना सीख जाते हैं। सो ये एक प्रॉपर प्रक्रिया है। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका वाचन शिक्षण, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसी प्रकार के प्रश्न आपके सीटेट एग्ज़ाम में आते हैं। बिल्कुल भी आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आपको आते हुए भी गलत कर देंगे आप। ओके, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए जो समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? ये होगा आपका बारीकी से पठन। अगर आपको लगता है कि ये सरसरी तौर पर पठन है तो ये गलत है। ओके, ये है आपका बारीकी से पठन, राइट। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विचारों को स्थायी रूप देने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कौशल कौन सा है? मौखिक, लिखित, श्रवण या फिर वाचन?
क्या है वो स्थायी रूप देने के लिए प्रयोग किए जाने वाला कौशल? ओके, सो करेक्ट आंसर होगा आपका लिखित, सेकंड ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नियमित रूप से कविताएं व गीत सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? शब्द, ध्वनि, लय या भाषा? सो भाषा के आपके 4 रूप होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ओके, तो भाषा शिक्षण में इन चारों का ही अपना अपना इंडिविजुअली महत्व है। ओके, एक बालक सुनकर यानी श्रवण कौशल का प्रयोग करके सीख सकता है, तो कोई पढ़कर यानी पठन कौशल का प्रयोग करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। ओके, सो भाषा आपकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भाषा कौशलों में दक्षता का विकास करने के उद्देश्य से निम्न में से किस पर बल देना उचित है? भाषा सिद्धांतों की समझ पर, आलंकारिक भाषा प्रयोग पर, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग पर या शुद्ध भाषा प्रयोग पर। क्या होगा उचित, आपको बताना है। सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सीटेट प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें, और शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखें। ओके, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों पर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, भाषा कौशल में जब जो दक्षता के विकास के लिए उसका जो अर्थ होता है वो होता है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करने की एबिलिटी, कैपेबिलिटी या क्षमता। ओके, सो ये आपका इम्पोर्टेंट थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौन पठन में शब्दों का अनुमान लगाते हुए अर्थ निर्माण किया जाता है, इसलिए पठन सामग्री होनी चाहिए अर्थपूर्ण होनी चाहिए, व्याकरण के आधार पर विभाजित होनी चाहिए, उच्चारण के आधार पर विभाजित होनी चाहिए या फिर स्तर से उच्च। ओके, मौन पठन में शब्दों का अनुमान लगाते हुए अर्थ निर्माण किया जाता है, तो पठन सामग्री कैसी होनी चाहिए? मौन पठन आपका पठन का एक प्रकार है जिसमें लिखित सामग्री को बिना आवाज़ के, बिना किसी भी साउंड के आपको उसका अर्थ समझते हुए पढ़ना होता है। ओके, सो यहाँ पर आपके जो आइज़ हैं और ब्रेन हैं दोनों एक्टिव होते हैं, जिससे कि आपका जो सेल्फ स्टडी है उसमें भी आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। ओके, आपका अगर कोई भी जैसे कि आत्मकथा, जीवनी, निबंध आदि जो भी होता है वो आपका अगर अर्थपूर्ण होगा तो अच्छा होगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक अध्यापिका संज्ञा समझाने के लिए पहले उदाहरण देती हैं, फिर उसकी परिभाषा बताती हैं, तो इस विधि को क्या कहते हैं? आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, संप्रेषणात्मक विधि या फिर प्रदर्शन विधि? सो बात करें अगर अलग अलग इन सभी विधियों की, तो जो आगमनात्मक पद्धति है या विधि है इसमें आपका पहले उदाहरण आता है। ओके, या उसका अवलोकन प्रस्तुत करना होता है, फिर उन उदाहरणों के बेस पर आप एक निष्कर्ष निकालते हैं या फिर एक डेफिनेशन बनाते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है निगमनात्मक विधि। तो निगमनात्मक जो विधि है उसमें पहले सामान्य नियम, सिद्धांत और डेफिनेशन आपको बताई जाती है, फिर इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। नेक्स्ट है संप्रेषणात्मक विधि। ओके, जिसे संचारी भाषा शिक्षण CLT के रूप में भी जाना जाता है।
CLT के रूप में इसे यानी संचारी भाषा शिक्षण के रूप में जाना जाता है। ओके, सो नेक्स्ट आप लोग बात करें अगर प्रदर्शन विधि की, तो ये आपकी एक अनुदेशात्मक रणनीति है जिसमें शिक्षक जो हैं वो किसी कौशल अवधारणा और किसी कौशल या अवधारणा को, प्रक्रिया को, उसको सक्रिय रूप से प्रदर्शित करते हैं। ओके, सो ये सभी आपकी हो गई इंडिविजुअली विधियाँ, और करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका आगमनात्मक विधि। ओके, संज्ञा को समझाने के लिए या काल को या आपका सर्वनाम को समझाने के लिए आगमनात्मक विधि इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोधन में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें देखिए, उसमें डिटेल में आपका ये जो है इसे समझाया गया है। ओके, सो ऑप्शन हैं आपके मॉडल पठन, व्याकरण अनुवाद विधि, पारस्परिक शिक्षण या संरचनात्मक उपागम। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पारस्परिक शिक्षण। ओके, अगला सवाल है, वह विधि कौन सी है जो भाषा और शारीरिक गतियों के समन्वयन पर आधारित है? कार्य आधारित भाषा अधिगम, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, सहयोगात्मक भाषा अधिगम या फिर संप्रेषणात्मक भाषा अधिगम। क्या है आपकी विधि, वो कौन सी विधि है आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ओके, यह आपकी एक शिक्षण पद्धति है जिसे 1960 में डॉक्टर जेम्स जे अशर द्वारा विकसित किया गया था। ओके, एंड ये युवा शिक्षार्थियों और शुरुआती लोगों को भाषा सिखाने के लिए बहुत प्रभावी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को भाषिक तत्वों के ज्ञान व उनके प्रयोग की क्रियात्मक शिक्षा देना उपागम का उदाहरण है। रचना शिक्षण उपागम, पाठ संसर्ग उपागम, संश्लेषण विधि या फिर निगमन विधि। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर का ऑप्शन, पाठ संसर्ग उपागम। ओके, पाठ संसर्ग उपागम के अंतर्गत शिक्षक पाठ के माध्यम से पाठों के शिक्षण के दौरान ही भाषा के तत्वों का ज्ञान व उनके प्रयोग की क्रियात्मक शिक्षा विद्यार्थियों से करवाता है। ओके, सो ये आपका हो जाता है पाठ संसर्ग उपागम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 है, बालक आरंभ में निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर भाषा सीखता है? बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, मनोरंजन के सिद्धांत पर, अभ्यास के सिद्धांत पर या अनुकरण के सिद्धांत पर? सो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चा जो है वो अनुकरण के सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा अर्जित करता है और सीखता है। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4, राइट, ऑप्शन नंबर 4। सो अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, अभ्यास का सिद्धांत, तो किसी वस्तु को समझने में अभ्यास का अत्यधिक महत्व होता है, मगर अभ्यास सीखने में जो निपुणता लाने का कार्य है वो भी करता है। मतलब अभ्यास से, प्रैक्टिस से आप अपनी जो भी परफेक्शन आएगा आप में, आपके
पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, टॉपिक को लेकर, राइट। फिलहाल करेक्ट आंसर अनुकरण का सिद्धांत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को पूरी तरह से निरुत्साहित करता है? द्विभाषी उपागम, प्रत्यक्ष विधि, कार्याधारित भाषा शिक्षण या संप्रेषणात्मक उपागम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष विधि, जिसे प्राकृतिक विधि के रूप में भी जाना जाता है। भाषा सिखाने की यह एक विधि होती है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस कक्षा परिवेश में विद्यार्थियों को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर बेहतर तरीके से समझ बनाने का ज्ञान सृजन के अवसर दिए जाते हैं? प्रत्यक्ष विधि में, श्रव्य भाषिक विधि में, रचनावादी में या फिर व्याकरण अनुवाद विधि में? यानी स्टूडेंट को उनके जो पूर्व ज्ञान है उसके बेसिस पर नई क्रिएटिविटी करने का अवसर दिया जाता है। ओके, सो ये दिया जाता है आपका रचनावादी पद्धति। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। सो भाषा शिक्षण में बेसिकली आपके जो भाषा व्यवहार है और भाषिक कौशल है वो शामिल होते हैं। ओके, अगर बात करें इनकी भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की, तो पहला है आपका प्रेरणा का सिद्धांत, जिसके अकॉर्डिंग शिक्षक भाषा से संबंधित ज्ञानार्जन हेतु बच्चों को प्रेरित करता है। प्रेरणा का सिद्धांत यानी प्रेरित करता है। ओके, अगला आता है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जिसके अंडर बच्चा जो है वो एक्टिव रूप में भाषा का शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेता है, यानी बच्चे एक्टिव होते हैं किसी भी एक्टिविटी में लैंग्वेज रिलेटेड पार्टिसिपेट करने में। अगला होगा आपका जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। तो इसके जो अकॉर्डिंग बच्चे हैं वो अपने परिवार, समाज, शिक्षक, अपनी सोसाइटी द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को दोहराकर भाषा सीखते हैं। ओके, और अगला आता है अभ्यास का सिद्धांत। इसके तहत बच्चों को अधिक भाषा का प्रयोग करने का अवसर दिया जाता है, जिससे कि उनमें भाषा संबंधी ज्ञान आ जाता है। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग अनुकरण का सिद्धांत और अभ्यास का सिद्धांत देख चुके हैं। सो ये सभी था आपका डिटेल्ड इन सभी सिद्धांतों के लिए। ओके, क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑल। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। सीटेट स्ट्रेटजी एंड स्टडी प्लानिंग वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, कहानी में ऐसे वाक्य ढूंढिए जिनके अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह यानी ये चिन्ह आया है। इन वाक्यों की क्या विशेषता है? ये जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है? चिन्हों की पहचान पे बेस्ड है, पाठ के संदर्भ में व्याकरण, संज्ञा ज्ञान से संबंधित या फिर समय उपयोगी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ के संदर्भ में व्याकरण, सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को एक एक पॉइंट्स ध्यान से सुनिएगा वीडियो का। ओके, ऑप्शन हैं आपके भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या फिर पुस्तक विधि। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा संसर्ग विधि। ओके, भाषा संसर्ग प्रणाली जिसका अर्थ होता है भाषा में कोई रचना से व्याकरण के नियम व उदाहरण को समझाना। राइट, सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, संदर्भ ग्रंथ से व्याकरण संबंधी जानकारी देने की प्रक्रिया है। मुहावरों, लोकोक्तियों का अर्थ सामपट पर लिखना, पाठ के दौरान यौगिक शब्दों से उपसर्ग व प्रत्यय को अलग अलग करना।
ओके, शब्दों से। अगला है व्याकरण के नियम कंठस्थ कराना, या फिर फोर्थ ऑप्शन सभी। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, राइट। पाठ के दौरान आए यौगिक शब्दों से उपसर्ग व प्रत्यय को अलग करना तथा जोड़ना सिखाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में व्याकरण ज्ञान दिया जाता है। भाषा में व्याकरण की शुद्धता लाने के लिए, भाषिक नियमों को कंठस्थ करने के लिए, विचारों को कैसे प्रस्तुत करना है इसके लिए, वाक्यों को व्याकरणिक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। सो क्या होगा करेक्ट आंसर? भाषा शिक्षण में व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, विचारों को कैसे प्रस्तुत करना है इसके लिए। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भाषा शिक्षण के दौरान व्याकरण से परिचय कराने की उपयुक्त विधि का चयन कीजिए। व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करना, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना, व्याकरणिक बिंदुओं पर कार्यपत्रक या वर्कशीट तैयार करके बच्चों को देना, या बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक कोटियों का अभ्यास कराना। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट कराना। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा 6 की कीर्ति से राष्ट्रीयता शब्द में प्रयुक्त स्वर व व्यंजन के बारे में पूछने का क्या उद्देश्य है? व्याकरण के किस अंग के बारे में पूर्व जानकारी प्राप्त करता है? संधि, समास, पर्यायवाची या फिर शब्दभेद? सो इसका उद्देश्य है आपका संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस शिक्षण में शिक्षण की आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है? गणित, हिंदी साहित्य, सामाजिक विषय या फिर व्याकरण? सो प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग सभी विधियों का डिस्कशन कर चुके हैं डिटेल में। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, व्याकरण। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्याकरणिक संरचना सर्वोपरि नहीं है, सर्वोपरि है संप्रेषण का विकास। ये कथन किसका है? इस कथन से क्या आशय है? क्या आशय है इस कथन से बताना है आपको। व्याकरण का शुद्ध ज्ञान नहीं, भाषा में संप्रेषणीयता सर्वोपरि है, ये आपका उचित आंसर है। ओके, और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपका जो जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो उनमें इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे गए थे, जो देखने में तो आपके आराम से ऐसा लग रहा था सही टिक किया है हमने सही आंसर किया है, मगर आंसर की में वो गलत हो गया था। सो आपको इन्हीं प्रकार की अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्याकरण भाषिक नियमों की एक व्यवस्थित प्रणाली है, फिर भी व्याकरण शिक्षण में व्यवहारिक पक्ष महत्वपूर्ण है, या व्याकरणिक कोटियों की पहचान महत्वपूर्ण है, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना महत्वपूर्ण है, या फिर व्याकरण के नियमों और सिद्धांतों को याद करना महत्वपूर्ण है? सो ऑप्शन नंबर 4 एंड 3 तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कंठस्थ करना, याद करना ये हमारी डिक्शनरी में होने ही नहीं चाहिए। ओके, कि हम किसी बच्चे को रटवा दें, कंठस्थ करा दें, याद करा दें। ओके, जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो होगा, जो एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो होगा व्यवहारिक पक्ष महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, भाषा की कक्षा में कौन सी पाठ्य सहायगामी क्रिया बहुभाषिकता के साथ अस्मिता बनाने में मदद करेगी? ऑप्शंस को ध्यान में पढ़कर आपको प्रश्न का उत्तर देना है।
कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो होगा थर्ड वाला। ओके, बच्चों के परिवेश से संबंधित कोई कहानी उनकी भाषा में सुनाना। राइट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में प्रयोग करने की बात कही गई है। पहला, बहुभाषी कक्षा में कई भाषाओं का शिक्षण किया जाता है। दूसरा, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक कई भाषाओं में दक्ष होना चाहिए। तीसरा, बहुभाषी कक्षा में बालक की गृह भाषा को सुना जाता है। चौथा, बहुभाषी कक्षा में 2 से अधिक भाषा की पाठ्यपुस्तक उपलब्ध होती है। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बहुभाषी कक्षा में बालक की जो गृह भाषा है उसको सुना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन एवं बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है क्या? हिंदी, बहुभाषिकता, अंग्रेजी या फिर संस्कृत? जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा, बहुभाषी कक्षा का जो आपका तात्पर्य है वो ऐसी कक्षा से है जिसमें 2 से अधिक प्रकार की बोली जाने वाली भाषा के छात्रों की उपलब्धता हो और साथ में उन्हें अपनी अपनी भाषा बोले जाने का अवसर प्राप्त हो। ओके, सो यही आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, बहुभाषिकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको कहा जाए कि उन बच्चों को हिंदी भाषा सिखानी है जिनकी मातृभाषा हिंदी से कुछ अलग है, तो आप किसे महत्व देंगे? केवल बच्चों के मातृभाषा को, बहुभाषिकता को, केवल हिंदी भाषा को या फिर उपरोक्त सभी? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुभाषिकता। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कौन सी शैक्षणिक रणनीति में एक ही कथन में विभिन्न भाषाओं के तत्वों को सम्मिलित करना, कोड स्विचिंग या किसी कार्य के विभिन्न भागों में भाषाओं के बीच परिवर्तन करना शामिल है? ट्रांसलैंग्वेजिंग, भाषा सीखने या बहुभाषी नीति या फिर आपका बहुभाषी शिक्षण? क्या शामिल है आपको बताना है। सो बात करते हैं अगर ऑप्शन नंबर 1 की, ट्रांस लैंग्वेजिंग। ओके, सो इसमें आपका संचार क्षमता को अधिकतम करने के लिए अपनी ज्ञात भाषाओं के बीच स्विच करना शामिल है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है भाषा सीखना। तो भाषा सीखना अध्ययन, अभ्यास और संपर्क के माध्यम से एक नई भाषा में दक्षता हासिल करना होता है। नेक्स्ट है बहुभाषी नीति। सो इसके अकॉर्डिंग आमतौर पर भाषा शिक्षण, मूल्यांकन और सहायता प्रणालियों के लिए रूपरेखा स्थापित होती है। अगला है बहुभाषी शिक्षण, जिसमें कि आपका द्विभाषी या बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम शामिल है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ट्रांस लैंग्वेजिंग, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषाई विविधता विकास की कड़ी है, इस कथन को कैसे संबोधित करेंगे आप? आपको दिए गए हैं ये ऑप्शंस। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ओके, यानी ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी शैक्षणिक रणनीति में एक ही कथन में विभिन्न भाषाओं के तत्वों को शामिल करना
कोड स्विचिंग या किसी कार्य के विभिन्न भागों में भाषाओं के बीच परिवर्तन करना शामिल है। सो ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुभाषिकता कक्षा भाषा शिक्षण में किस रूप में कार्य करता है? संसाधन, आकलन में बाधक, भाषा सीखने में बाधक, शिक्षक के लिए जटिल चुनौती। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 साधन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने इलाके के लोकगीत अपनी भाषा में सुनाओ, इस गतिविधि के पीछे क्या उद्देश्य है? आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का बहुभाषिकता के प्रति संवेदनशील नज़रिया संवाद में सहूलियत प्रदान करता है, संवाद में अवरोध उत्पन्न करता है, छात्रों पर रौब झाड़ने का काम करता है, या फिर संवाद को नीरस यानी बोरिंग कर देता है? सो करेक्ट आंसर होगा आपका कि ये सहूलियत प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। बहुभाषिकता को डिटेल में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुभाषिकता मदद करती है अस्मिता बनाए रखने में, दूसरों से जुड़ने में, दूसरों को समझने में, या उपयुक्त सभी? जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सभी इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, यानी 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आकलन के बाद बनाई गई रिपोर्ट में क्या होना चाहिए? बच्चे कैसे सीखते हैं, यह जानने के लिए उनके कामों का समग्र प्रदर्शन, पुनर्बलन दिए जाने योग्य पहलू, ग्रेड के साथ सीखने के तरीके का उल्लेख, या फिर ऑल यानी उपरोक्त सभी? रिपोर्ट से यहाँ तात्पर्य है बच्चों के द्वारा की जा रही प्रगति को नापना, यानी उसका आकलन करना। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखन आरंभ करने के क्या चरण है? चित्र बनाना, वाक्य लिखना, शब्द लिखना, या फिर अक्षर लिखना? सो प्राथमिक स्तर पर बच्चों द्वारा जो भी आड़ी टेढ़ी लाइनें बनाई जाती हैं, ऐसे स्लैंट लाइंस, ये सभी चित्र बनाना की तरह देखा जाता है। ओके, और उनका इस अपने आप लिखने का, ऐसे लाइंस बनाने का ये जो पैटर्न है, इससे वो प्रैक्टिस में आते हैं और फिर अभ्यस्त उनको ऐसे किया जाता है अल्फ़ाबेट्स या किसी भी शब्द को लिखने के लिए। सो चित्र बनाना इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए अधिक महत्वपूर्ण है? क्या अधिक महत्वपूर्ण है? बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। सो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी उच्च प्राथमिक स्तर यानी अपर प्राइमरी लेवल पर हिंदी भाषा शिक्षण जो होता है, वो आपका उसका जो मेन एम होता है वो हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। ओके, हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य विविध साहित्यिक जो विधाएं हैं उनसे बच्चों को परिचित कराना। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट होता है। करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, डैश ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है? वाचन कौशल, पठन कौशल, श्रवण कौशल, इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, श्रवण कौशल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी एक भाषा के परिवेश में जाना ऐसे ही है मानो किसी डैश की सत्ता में, संरचना में जाना। क्या होगा इन चारों में से करेक्ट आंसर? आर्थिक व्यवस्था, परिवार, घर, समाज। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा समाज। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। में से श्रृंखलाबद्ध अधिगम के लिए उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है? रेडियो, चित्र, ग्रामोफोन या फिर दूरदर्शन? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरदर्शन, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषिक परिवेश, छात्रों का भाषा ज्ञान, विद्यालय का वातावरण या कक्षा कक्ष का अनुशासन? एक टीचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है भाषिक परिवेश, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या भाषा प्रयोगशाला या फिर आपका उपयुक्त सभी? बात करें अनुकरण विधि की, तो इस विधि में जो प्रयोग है प्रायः वाचन कला के विकास पे किया जाता है, जिसमें शिक्षक द्वारा पाठवाचन का जो बच्चों के द्वारा कराया जाता है। आगमन विधि में आपका जो है विशिष्ट अनुभव और उदाहरणों से बच्चों को सरलता से सिखाया जाता है। निगमन विधि में नियम और सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण, इनसे आपका बच्चों को सिखाया जाता है। ओके। और भाषा प्रयोगशाला विधि जो है, इसमें आपका माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, हार्ड कॉपी जैसी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ओके। भाषा कौशल के विकास के लिए। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल और उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा अधिगम के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्यक्रम, शिक्षण सहायक सामग्री, बाल साहित्य या अतिरिक्त पठन सामग्री? सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका बाल साहित्य, ऑप्शन नंबर 3। एंड यहाँ फिनिश होते हैं हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस। ओके। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाएं आपके फर्दर पेडागोजी वीडियोस के लिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 360 डिग्री प्रगति कार्ड का क्या अर्थ है? आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके। प्रगति कार्ड द्वारा बच्चों का समग्र आकलन, रिपोर्ट का 360 डिग्री में घूमना, प्रगति कार्ड में ग्रेडिंग प्रणाली के महत्व को कम करना, प्रगति कार्ड में असफल होना। क्या अर्थ है आपका 360 डिग्री प्रगति कार्ड का? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशन से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सभी बच्चों के साथ गतिविधि में शामिल करना। ओके। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षण प्रणाली में बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं? व्याख्यान प्रणाली, तुलना प्रणाली या खेल प्रणाली या फिर शिक्षक केंद्रित प्रणाली? करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, खेल प्रणाली। ओके। अगला सवाल है, मौन पठन से पहले शिक्षक द्वारा पूछे जाने वाले दिशा निर्देशक प्रश्न होने चाहिए स्पष्ट, महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित, उत्तर दिए जाने में सरल या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विषयों को अध्यापक भाषा का अध्यापक होता है, इस कथन का अर्थ है? भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षाओं तक सीमित नहीं होता। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित की कक्षाओं भी एक तरह से भाषा की कक्षा होती है। ये दोनों ही कथन हमारे सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बालकों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्षमता के विकास से क्या लाभ है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्षमता के विकास में आपका बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है, वह सीखने में रुचि लेते हैं, भाषाई कौशल में निखार आता है, बिंदु विशेष पर अपनी बात रख सकते हैं, कुशल वक्ता, लेखक, रचनाकार बन सकता है, सृजनात्मक पक्ष उनका मजबूत हो जाता है। यानी यहाँ आपका
फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं वो भी आप अच्छे से समझिएगा। ओके, लाइक बिंदु विशेष पर अपनी बात रखते हैं, कुशल वक्ता, लेखक, रचनाकार बन सकते हैं और सृजनात्मक पक्ष उनका मजबूत होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाते हुए पढ़ना लिखना, मौखिक संचार कौशलों को सम्मिलित करना किस प्रकार के समीकरण अधिगम का प्रकार है? ये है आपका अंतःविषयी समीकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्चारण में शुद्धता लाने में आदर्श वाचन का विशेष महत्व, यह कथन किसके विचारों से मेल खाता है? आदर्श वाचन का अर्थ है जब अध्यापक स्वयं छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है, उसे आदर्श वाचन कहते हैं। ओके, जैसे कि टीचर अपने वाचन में यति, गति, आरोह, अवरोह इन सबको ध्यान में रखकर जो भी कक्षा में प्रस्तुत करता है, बालकों में उच्चारण की शुद्धता लाने में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और ये आपका जो महत्व है स्किनर के विचारों से मेल खाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, भाषा लेखन के दौरान एक बालक बाएं हाशिए की ओर बढ़ता चला जाता है, यह किसका प्रमुख लक्षण है? आपको बताना है लिखने में पिछड़ेपन का, भाषा में पिछड़ेपन का, डिस्लेक्सिया का, डिस्ग्राफिया का, किसका लक्षण है ये? अगर आपने सीटेट के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। ओके, डिस्लेक्सिया आपकी पढ़ने में जो प्रॉब्लम होती है उसे दर्शाता है, डिस्ग्राफिया लिखने में असमर्थता दर्शाता है, डिस्कैलकुलिया आपका गणना करने में असमर्थता दर्शाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया, यानी ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, अभिवृत्ति, मुख मुद्रा, अंग संचालन और परिवेश पर फोकस करने के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री अधिगम की इम्पॉर्टेंट है? रेडियो, मॉडल, वीडियो या फिर ग्रामोफोन? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वीडियो। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में 1 व 2 के बालक उच्चारण में त्रुटि होने पर लेखन में भी उसी त्रुटि का दोहराना उदाहरण है, यानी उनको उच्चारण में त्रुटि हो रही है और फिर वो उसी त्रुटि को लेखन में भी दोहरा रहे हैं, इसका क्या उदाहरण है? स्ववर्तनी का, नियंत्रित लेखन का, लापरवाही का, अज्ञानता का? ये उदाहरण है आपका स्ववर्तनी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वह लोमड़ी को बताओ, यह प्रश्न किससे जुड़ा है? अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, जानवरों की जानकारी से या जंगल से? ये आपका प्रश्न चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है, बच्चों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए आप निम्न में से किस चीज़ का चुनाव करेंगे? बाल साहित्य का, पाठ्य पुस्तक का, द्रुत वाचन का, दर्श वाचन का? ओके, बच्चों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो होगा बाल साहित्य। बच्चे इसी में खुश होते हैं और अच्छे से उन्हें समझ आती हैं चीज़ें। राइट, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ फिनिश होते हैं हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड सीटेट के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ओके, आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पर न्यू हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा फॉर फर्दर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।